परिचय करवा के दें। सुप्रभात। संहिता बोध के सत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि गत सत्र में हम दोषोपक्रमणी अध्याय के अध्ययन की शुरुआत की थी वैद्य धनंजय कुलकर्णी सर के साथ, तो आज हम उसी के अध्ययन का पूरा करेंगे। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वो इस सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। नमस्कार। फिर एक बार इस सत्र में आपका स्वागत है। गत सत्र में हमने दोषोपक्रमणीय अध्याय का प्रारंभ किया था और उसका अध्याय क्रम का महत्व, उसके बाद एक एक दोषों का जो उपक्रम है वो हमने विस्तार से देख लिया था। उसके बाद संसर्ग और सन्निपात में किस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और संसर्ग और सन्निपात में योगवाहित्व के कारण चिकित्सा में कैसे परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद चयावस्था में ही दोषों को कैसे जीतना चाहिए इसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद सन्निपात चिकित्सा जो है वो सन्निपात चिकित्सा के भिन्न भिन्न जो चिकित्सक है, जिन भिन्न 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 ग्रंथकार है, उनके जो मत है उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और अंततः ये सब छोड़ करके जो दोष बलवान है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और अन्य दोषों को तकलीफ ना पहुंचाते हुए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बारे में जो कुछ अंतिम मत वाग्भट ने प्रस्तावित किया है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। यहाँ तक गत सत्र में हम आ गए थे। तो अब इससे आगे हमें आज प्रारंभ करना है शुद्धाशुद्ध प्रयोग। अब ये प्रश्न उठता है कि अरे भाई, आपने संसर्ग और सन्निपात की चिकित्सा करते वक्त हर वक्त ये आपने कहा है कि जो दोष बलवान है उसकी आपको चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त ये उन्होंने एक कंडीशन वहां डाल दी है कि शेष दोष अविरोधतः, अन्य जो दोष है उनको विरोध ना करते हुए ये चिकित्सा करने की आवश्यकता है। तो ये हर वक्त ये जो उन्होंने एक कंडीशन डाली है उस कंडीशन का महत्व क्या है ये आपको मालूम होना आवश्यक है। इसलिए आगे का सूत्र जो है उस कंडीशन की जरूरत क्या है ये आपको बताता है। तो इसमें बताया क्या गया है, शुद्धाशुद्ध चिकित्सा। प्रयोग का मतलब है चिकित्सा। प्रयोग शमयत व्याधिम एकम यो अन्यम उदीरयत नासव विशुद्ध शुद्धस्तु शमयत यो न कोपयत। जब अगर ऐसी स्थिति है कि आपने संसर्ग और सन्निपात में एक दोष की चिकित्सा की, वो उस दोष को शमित कर लिया और उसी वक्त जो द्रव्य आपने प्रयुक्त किए हैं उसके कारण अगर दूसरा कोई दोष प्रकुपित हो गया, मतलब एक दोष कम हो गया और दूसरा दोष प्रकुपित हो गया, ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो गई तो मतलब एक व्याधि से हम शायद मुक्ति पाएंगे और दूसरा व्याधि उत्पन्न करेंगे। तो ऐसी जो चिकित्सा है वो चिकित्सा करना अपेक्षित नहीं है। उस चिकित्सा को विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब है श्रेष्ठ, उस चिकित्सा को श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं कहते हैं। इसलिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि शुद्ध चिकित्सा कौन सी है और अशुद्ध चिकित्सा कौन सी है। इसलिए इस सूत्र का ये इस सूत्र का प्रयोजन है। तो प्रयोग शमेत व्याधिम एकम, प्रयोग मतलब चिकित्सा, शमयद व्याधिम एकम, एक व्याधि का शमन करता है। ओके, जो चिकित्सा एक व्याधि का शमन करती है। यहाँ अन्यम उदीरयत, और अन्य किसी व्याधि का उदीरण, उदीरण मतलब निर्मिति करती है। नासव विशुद्ध, वो जो चिकित्सा है वो विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं है। शुद्धस्तु, और शुद्ध चिकित्सा वो होती है शमयद योन कोपयद, जो एक व्याधि का या एक दोष का शमन करती है लेकिन न कोपयत, किसी अन्य दोष या किसी अन्य व्याधि का कोपन या निर्मिति नहीं करती है। सो ये हमारा सिद्धांत होने के कारण, क्या भैया, ये हमारा सिद्धांत होने के कारण इस सिद्धांत को बाधा ना पहुंचे, इसीलिए जो पहले सूत्र हमने देखे हैं संसर्ग और सन्निपात के,
उस सूत्रों में लिखा गया है कि शेष दोष अविरोधतः, इसीलिए मतलब हमारी चिकित्सा विशुद्ध हो, हमारी चिकित्सा शुद्ध हो, इसके लिए जिस व्याधि का या जिस दोष का हम शमन करेंगे उसी वक्त हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अन्य दोष का प्रकोप ना हो। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। समझो पित्त जब प्रतिश्चाय का रुग्ण आपके सामने आ गया, तो प्रतिश्चाय में तो कफ और वात, मतलब प्राधान्यतः वात और गौणतः कफ, ये तो रहते ही है। और अगर वो पित्त जब प्रतिश्चाय का रुग्ण हमारे पास आ गया और उसको अगर हमने मरीच का प्रयोग किया और प्रतिश्चाय की शांति हो गई और पित्त वृद्धि के कारण अन्य पित्त संबद्ध कोई व्याधि उत्पन्न हो गया, से नासागत रक्त पित्त, ओके, ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो गई हमारे मरीज के प्रयोग के कारण, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ विशुद्ध चिकित्सा। ओके, सो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें हर वक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो हम कर रहे हैं उससे केवल दोषों का शमन हो, अन्य किसी भी दोष का प्रकोप, अन्य किसी भी व्याधि की वृद्धि ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। मतलब एक ऐसा हो सकता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे अगर किसी व्याधि का शमन नहीं हुआ, किसी दोष का शमन नहीं हुआ, तो एक बार चल सकता है, दैट मे बी द इनएबिलिटी और योर लिमिटेशन, लेकिन कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे और किसी व्याधि या और किसी दोष की वृद्धि हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो क्या है, ये तो साध्य करने के लिए मुझे इतने तीक्ष्ण द्रव्य की आवश्यकता है, तो हम वो तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं, लेकिन ये करना शास्त्र विरुद्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमें ध्यान ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें रुग्ण क्या चाहता है, इससे भी ज्यादा उसके हित में क्या है, शास्त्र के अनुसार उसके हित में क्या है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर हमने किया तो ही हम श्रेष्ठ चिकित्सा, विशुद्ध चिकित्सा करेंगे। अन्यथा हम अशुद्ध चिकित्सा, मतलब एक दोष को शमित करके अन्य दोषों को प्रकोपित करने वाली चिकित्सा करेंगे, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन आवर केस। अब तक हमने एक दोषज, द्विदोषज और संसर्ग, इनकी चिकित्सा, उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। अब और एक मुद्दा आता है कि जिनकी ओर ध्यान देना दोषों की चिकित्सा करते वक्त अत्यंत आवश्यक होता है, और वो मुद्दा है उन दोषों की गति। आपको मालूम है कि दोष हमेशा कोष्ठ और शाखा इनमें आते जाते रहते हैं। उसके कारण क्या है, वो इधर रहते हैं, मतलब कोष्ठ में रहते हैं तो उनकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, वो शाखा में रहते हैं तो उनकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताने की आवश्यकता है। इसीलिए सिर्फ कौन सा दोष वृद्ध है, कौन सा दोष प्रकोपित है, कौन सा दोष चयावस्था में है, इतना ही मालूम होना ये पर्याप्त नहीं है। तो दोष कौन, मतलब किस स्थान में है, इसका भी आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उस दिशा मतलब उस अवस्था की चिकित्सा बताने से पहले इट इज नेसेसरी कि दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर और शाखा में से कोष्ठ की ओर किन कारणों से आते हैं, इसके बारे में आपको अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आगे का जो सूत्र है वो कोष्ठ और शाखा, मतलब कोष्ठ में से शाखा की ओर दोष किन किन कारणों की वजह से जाते हैं, इसके बारे में चर्चा इस सूत्र में की गई है। व्यायामात् ऊष्मणः तैक्ष्ण्यात् अहिताचरणात् अपि कोष्ठात् शाखास्ति मर्माणि द्रुतत्वात् मारुतस्य च दोषा यान्ति। दोष आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं? व्यायामात्, व्यायाम के कारण, ऊष्मणः तैक्ष्ण्यात्, ऊष्मणः और तैक्ष्ण्यात् ये भिन्न भिन्न कारण नहीं है। ऊष्मणः उष्णत्व का तैक्ष्णत्व, मतलब उष्णत्व का आधिक्य, ऊष्मणः तैक्ष्ण्यात्। अहिताचरणात् अभी, अहिताचरण के कारण। और चौथा कारण जो है द्रुतत्वात् मारुतस्य, मारुत का द्रुतत्व। ये चार कारण है जिनके कारण कोष्ठात् शाखा अस्थि मर्माणी, कोष्ठात् कोष्ठ से शाखा अस्थि मर्माणी, शाखा अस्थि और मर्म, इनकी ओर दोषों की गति होती है। सो ये कैसे कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला कारण है व्यायामाद् ऊष्मणः तैक्ष्ण्यात्। सो व्यायाम के कारण दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसका तो कोई कारण होने की आवश्यकता है। तो इस कारण के बारे में चर्चा जो है सो इस सूत्र में सॉरी इस स्लाइड में हम करेंगे। सो व्यायाम से क्या होता है? व्यायाम जनित श्रम, आप कितनी भी अल्प मात्रा में व्यायाम करें उसके कारण
कुछ मात्रा में वात की वृद्धि होने वाली है कि नहीं? तो डेफिनेटली वात की वृद्धि होने वाली है। सो व्यायाम जनित श्रम और व्यायाम जनित श्रम के कारण प्रपन्नवात वात की वृद्धि होती है। ओके, सो उत्पन्न हुआ वात ये एक कारण व्यायाम के कारण होता है। एक दूसरी बात क्या होती है? व्यायाम जनित श्रम, क्षोभ और ऊष्मा। ओके, व्यायाम के पहले तो हमने देख लिया है कि व्यायाम जनित श्रम उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण धातुओं का, हमारे शरीर का कुछ न कुछ मात्रा में क्षोभ होता है। क्या क्षोभ होता है? उसी कारण अल्प मात्रा में, कम से कम अल्प मात्रा में शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है? ओके, तो व्यायाम जनित श्रम, क्षोभ और ऊष्मा, इन कारणों से क्या होता है? प्रशिथिल और चल दोष, मतलब जो दोष शिथिल नहीं होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उनको शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है और उनको शैथिल्य उत्पन्न होने के कारण उनमें चलत्व उत्पन्न होता है। मतलब व्यायाम के कारण वात वृद्ध होता है, अल्प मात्रा में तो कम से कम वात वृद्ध होता है। उसी प्रकार दोष जो है वो शिथिल होते हैं और चल होते हैं, और जो दोष शिथिल हुए हैं, चल हुए हैं, वो वृद्ध वात के कारण कोष्ठ में से शाखा की ओर जाते हैं। वात उनको कोष्ठ में से शाखा की ओर विक्षेपित करता है। ओके, सो इट्स नाउ क्लियर कि व्यायाम करने के बाद दोष इधर से इधर कैसे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मणः तीक्ष्णः। ऊष्मा के तीक्ष्णत्व के कारण, जैसे हमने देख लिया है कि व्यायाम के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है और दोष प्रशिथिल और चलत्व प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जब उष्ण आहार विहार या और कोई हेतु हमारे संपर्क में आता है, तो उष्णत्व के कारण ये वात में तो दोष शिथिल होते हैं, यहाँ तो ये एक पड़ाव उससे आगे है। सो दोष विलयन, सिर्फ शैथिल्य नहीं, तो दोषों का विलयन हो जाता है, इसके कारण उसमें अत्यधिक चलत्व प्राप्त हो जाता है। और दूसरी एक बात ऊष्मणः तीक्ष्णात् के कारण, मतलब उष्ण गुण के कारण होते हैं स्रोतोमुख विवृतत्व। स्रोतों के जो मुख है वो विवृत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो मतलब दोषों को कोष्ठ में से शाखा की ओर जाने के लिए रास्ता आसानी से मिल जाता है। सो इन दो कारणों से ऊष्मणः तीक्ष्णात् दोषों का विलयन होता है और स्रोतों के जो मुख है वो विवृत होते हैं, इसके कारण दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद तीसरा कारण क्या है? अहिताचरण। अहिताचरण के कारण क्या होता है? देखिए, जब हम अहिताचरण से क्या होता है? अहिताचरण तो उस हेतु उस दोष की वृद्धि का कारण है, हेतु है। सो अगर अहिताचरण कंटिन्यूड रहा तो स्वप्रमाणतः दोष वृद्धि, दोषों की वृद्धि होगी, मात्रा ही वृद्धि होगी। अगर वो मात्रा में वृद्धि होगी तो कोष्ठ में जो उनका स्थान है वो पूर्णतः वो पूरी तरह से उनका जो स्थान है, उनका जो आशय है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, और वो ऑक्यूपाई करने के बाद उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं रहेगा कि उधर से बाहर आकर के शाखा की ओर चली जाए। ओके, सो दोषों की अहिताचरण के कारण दोषों की मात्रा वृद्धि होती है, और मात्रा वृद्धि होने के कारण वो कोष्ठ को पूरी तरह से पूर्ण कर लेते हैं, आपूरित कर लेते हैं, और वहां जगह न रहने के कारण वो कोष्ठ में से शाखा की ओर चले जाते हैं। और द्रुतत्वात् मारुतस्य च, वायु के द्रुतत्व के कारण ये सब नहीं रहा, और इन ये सब रहा तो भी वायु अगर द्रुत है, मतलब अपनी गति से काम कर रहा है, तो वो कोष्ठ में से शाखा की ओर दोषों को ले जाता है। सो ये चार महत्वपूर्ण कारण है विथ रीजनिंग कि कैसे दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर चले जाते हैं। I think it must be clear to you. Now next point is शाखा कोष्ठ गति, मतलब उसी प्रकार दोष शाखा में से कोष्ठ की ओर भी आते हैं। तो अगर वो ए से बी की ओर जाते हैं तो बी से ए की ओर जाने के लिए उनको कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सो दोषायान्ति तथा तेभ्यः स्रोतोमुख विशोधनात् वृद्ध्या अभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायोश्च निग्रहात्। सो स्रोतोमुख विशोधन, जब दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर जाते हैं तो शाखा में जाने के बाद स्रोतों के मुख जब बंद हो जाते हैं या संकुचित हो जाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में दोष, देखिए,
दोषों की नैसर्गिक प्रवृत्ति, स्वभाव क्या है, दोषों का स्वभाव निम्न में, निम्न मतलब कोष्ठ में आकर के रहना, ये उनका निसर्गतः स्वभाव है। ओके, सो उनमें बाधा डालने वाले अगर कोई हेतु है, बाधा डालने वाले अगर कोई कारण है, तो वो शाखा में से कोष्ठ की ओर नहीं आएंगे। सो उनमें बाधा डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, स्रोतों के जो मुख है वो विवृत होने के बजाय संवृत होना, किसी कारण, आम के कारण, अन्य दोषों के कारण, किसी धातु के कारण या अन्य किसी कारणवश वो स्रोतों के मुख अवरुद्ध होना, या अल्प मात्रा में उनका आकार जो है वो कम होना। अगर ऐसी स्थिति है तो वो निसर्गतः कोष्ठ की ओर आने के लिए बाधा डालता है। सो उसको अगर हमने दूर कर दिया, तो स्रोतोमुख विशोधन, स्रोतोमुखों का विशोधन कर दिया, द्रव्य के कारण, अद्रव्य के कारण या किसी शोधन के कारण, तो क्या हो जाएगा, स्रोतों के मुख जो है वे विवृत हो जाएंगे। विवृत होने के कारण दोषों की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो शाखा में से कोष्ठ की ओर आ जाएगी। स्रोतोमुख विशोधनात्, उसके बाद वृद्ध्या, वृद्धि के कारण, जैसे हमने कोष्ठ में देख लिया था उसी प्रकार शाखा में भी जो उसका उसका स्थान है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होगा, वृद्धि का मतलब होगा उसकी, जैसे हमने पहले देख लिया कि मात्रातः उसकी वृद्धि करना, उसी प्रकार यहाँ भी मात्रातः उसकी वृद्धि करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सो स्वप्रमाण वृद्धि, जब उसकी स्वप्रमाणतः वृद्धि होगी तो शाखा में जिस आशय में, जिस कोष्ठ में वो स्थित है, वो जो उसका आशय है, वो जो उसका स्थान है, वो पूरी तरह से स्वस्रोत को पूर्ण करेगा, पूरी तरह से वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा और उधर जगह ना होने के कारण वो कोष्ठ की ओर आता जाएगा। सो ये दूसरी बात हो गई। उसके बाद अभिष्यंद, अभिष्यंद का मतलब क्या है, अभिष्यंद का मतलब है दोषों को द्रवीभूत करना। द्रवीभूत करना, जैसे कि हमने शोधन के पहले, फॉर एग्जाम्पल वमन के पहले हम अभिष्यंद उत्पन्न करने वाला आहार देते हैं। उसका कारण क्या है, दोषों को अगर द्रवत्व प्राप्त कर दिया, द्रवीभूत कर दिया, तो उनको बाहर निकालना आसान हो जाता है। उसी प्रकार दोषों का अगर अभिष्यंद उत्पन्न, दोषों में अगर अल्प मात्रा में अभिष्यंद उत्पन्न कर दिया, तो द्रवीभूत होने के कारण, द्रव और सरगुण के कारण वो निसर्गतः शाखा में से कोष्ठ की ओर आ जाएंगे। सो दोषों, अभिष्यंद से क्या होगा, दोषों का द्रवीभवन होगा, द्रवीभवन के बाद वो निसर्गतः शाखा में से कोष्ठ की ओर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, पाकात। देखिए अपक्व दोष जब रहते हैं, मतलब अपक्व, अपक्व दोष मतलब क्या है, जो साम दोष होते हैं। साम दोष आम के स्त्यान पिछिल गुण के कारण किसी न किसी स्रोत को या जिस आशय में वो है उस आशय की भित्तियों को चिपक जाते हैं, तो उनको वहां से निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो जब उस आम की हम, आम का हम पाचन कर लेते हैं और दोष को निरामावस्था में, दोष को, दोष की निरामावस्था प्राप्त करते हैं, तो पक्व दोष होने के कारण वो कहीं भी चिपकता नहीं है। सो पाक के कारण दोषों को पक्व अवस्था प्राप्त होती है। उनमें जो आम मिश्रित हुआ है वो उससे उसका पाचन हो जाता है, और वो पाचन होने के कारण वो जो दोष स्रोतसों की भित्तियों को चिपक गए हैं, वो स्रोतस असज्जन, असज्जन मतलब ना चिपकते हुए निसर्गतः प्रवृत्ति जो उनकी है वो कोष्ठ की ओर आ जाते हैं। और उसके बाद क्या है, वात निग्रह। वात निग्रह जैसे हमने देख लिया है कि वात, हमने इधर किस शब्द का प्रयोग किया था, द्रुतत्वात् मारुतस्य च। तो अगर मारुत द्रुत नहीं है, उसका निग्रह हमने कर दिया, तो वो द्रुतत्व के कारण जो कोष्ठ में से शाखा की ओर दोषों को क्षेपित करता है, विक्षेपित करता है, उसका अगर हमने निग्रह कर लिया, उसकी प्रेरणा ही दोषों को ना मिले, ऐसी अगर हमने व्यवस्था की, तो दोषों की नैसर्गिक प्रवृत्ति शाखा में से कोष्ठ की ओर आने के होने के कारण वो वात का अगर प्रेरण, वात की अगर प्रेरणा नहीं मिली, तो वो निसर्गतः कोष्ठ में आ जाएंगे। सो दीज आर द 5 रीजंस कि जिनके कारण शाखा में से कोष्ठ की ओर दोषों की गति होती है। सो ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि दोष कोष्ठ में से शाखा की ओर और शाखा में से कोष्ठ की ओर किन कारणों से आते हैं या जाते हैं, और चिकित्सा करते वक्त इन कारणों की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, कोष्ठ में से शाखा में और शाखा में से कोष्ठ में दोष आ गए और जो वहां स्थित है वो वहां स्थित हो गए,
ओके, सो उसके बाद वो क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा इस सूत्र में की गई है। तत्रस्थाश्च विलंबेरन भूयः हेतु प्रतीक्षिणः। वो अगर दोष रोग उत्पन्न करने के लिए समर्थ है, दोषों की इति कर्तव्यता, जिसके बारे में हमने निदान स्थान में देख लिया कि दोषों की इति कर्तव्यता क्या है, उनकी इति कर्तव्यता रोग की निर्मिति करना, रोग की उत्पत्ति करना उनकी इति कर्तव्यता है। वो अगर वो उनका कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सक्षम है तो वो तुरंत उनका जो कर्तव्य है व्याधि का निर्माण करना वो कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि वो व्याधि उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है, उनका बल व्याधि उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है, बल इतना नहीं है कि वो अपने आप व्याधि उत्पन्न करें, तो जरूरत क्या होगी, सो उनके अन्य बल की अन्य किसी साथी की ओर से उनको बल प्राप्ति की अपेक्षा रहेगी। सो वो जो अपेक्षा है उसके लिए वो क्या करेंगे, तत्रस्थाः च, तत्रस्था जहां वो स्थित है वही उसी स्थान पर, तत्रस्थाश्च विलंबेरन, वो विलंब करेंगे, विलंब करेंगे मतलब कुछ नहीं करेंगे, वहां वही पड़े रहेंगे। किसके लिए, भूयः हेतु प्रतीक्षिणा, भूयः फिर एक बार हेतुओं की प्रतीक्षा करते रहेंगे। मतलब आइदर और कोई हेतु वो रुग्ण वो हेतु का सेवन करता है जिसके कारण उस दोष का जो बल है वो वृद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने तक, देखिए ये सिंपल लॉजिक है, अगर मैं योद्धा हूं और मुझे किसी पर अटैक करना है, जब मुझे मालूम है कि मेरा बल उससे अधिक है तो मैं उस पर अटैक करूंगा, और अगर मुझे ज्ञात है कि मेरा बल उसकी तुलना में कम है तो मैं मेरा बल जब तक नहीं बढ़ता तब तक उस पर अटैक नहीं करूंगा। इट्स सिंपल लॉजिक। सो इसी लॉजिक से ये दोष काम करते हैं, रादर इसी के कारण हमें ये लॉजिक प्राप्त हो गया है। सो तत्रस्थाश्च विलंबेरन भूयः हेतु प्रतीक्षिणः। सो इसके दो टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ लिए हैं। एक अर्थ लिया है अरुण दत्त ने, हीन शक्ति तत् रोगोत्पन्न असमर्थ, रोग को उत्पन्न करने के लिए वो असमर्थ है, इसीलिए भूया है हेतु प्रतीक्षणा, हेतुओं की प्रतीक्षा करते रहेंगे, और जब उनको अधिक मात्रा में हेतु मिलेंगे, हेतुओं के कारण उनका बल बढ़ेगा, उस वक्त वो फिर अपना जो प्रधान कर्तव्य है व्याधि उत्पन्न करना वो करेंगे। और दूसरा अर्थ हेमाद्रि ने हीन शक्तित्वात् अन्य स्थान गमन अशक्य, और वो जो ये जो अर्थ लिया है ना, वो हिमाद्रि ने उसका अर्थ लिया है कि वो रोग की बजाय वो एक स्थान में, मतलब जहां कहाँ है वो, कोष्ठ में या शाखा में, वो अगर अल्पबल है तो एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाएंगे ही नहीं जब तक उनका बल अत्यधिक मात्रा में, मतलब स्थानांतर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब तक वो जहां वो है उसी स्थान पर वो पड़े रहेंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आइदर वो रोग उत्पन्न करेंगे, या मतलब अरुण दत्त के हिसाब से और हिमाद्री के हिसाब से वो जब तक बल प्राप्त नहीं होता तब तक, अगर कोष्ठ में है तो कोष्ठ में ही रहेंगे, शाखा में है तो शाखा में ही रहेंगे, और जब उनको पर्याप्त मात्रा में बल प्राप्त होगा तो वो अन्य स्थान में गमन करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो गमन करने के बाद भी वो क्या करेंगे, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। हाउ, तो इन नेक्स्ट सूत्र इट इज एक्सप्लेन। ते कालादि बलम लब्ध्वा कुप्यन्ति अन्याश्रयेषु अपि। तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो दोष है वो किसी अन्य स्थान पर गए हैं, मतलब वात पित्त के स्थान में गया है, पित्त कफ के स्थान में गया है, कफ पित्त के स्थान में या वात के स्थान में गया है। ऐसा भी हो सकता है जब वो कोष्ठ से शाखा की ओर और शाखा से कोष्ठ की ओर जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। वो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या वो अन्य स्थान पर व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या उनको व्याधि उत्पन्न करने के लिए अपना जो महत्वपूर्ण या प्रधान स्थान है उसी स्थान पर वृद्ध होना, प्रकोपित होना आवश्यक है। इसके बारे में इस सूत्र में चर्चा की गई है। तो ते कालादि बलम लब्ध्वा, ते काल इत्यादि, मतलब काल का बल मिलता है, अन्य हेतु मिलता है, विहार का हेतु, विहारात्मक हेतु होते हैं या आहारात्मक हेतु है। सो अन्य जो कारण है उनका बल प्राप्त होने के बाद ते कालादि बलम लब्ध्वा कुप्यन्ति अन्याश्रयेषु अपि, जो हीन बल दोष है, व्याधि उत्पन्न करने के लिए अक्षम है, वो जब काल इत्यादियों के कारण उनको बल प्राप्त होता है, वो रोग उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो रोगोत्पादन समर्थ होने के कारण अन्य स्थान में भी मतलब पित्त कफ के स्थान में गया तो कफ के स्थान में भी
पित्तज व्याधि उत्पन्न कर देता है। कफ पित्त के स्थान पर गया तो वो भी कफज व्याधि उत्पन्न कर देता है। सो कुप्यंती अन्याश्रयेषु अपि, अन्य दोष का जो आश्रय है उस स्थान पर भी व्याधि उत्पन्न कर देता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अगर अन्य मतलब पित्त स्थान में पित्त की वृद्धि हो गई तो चिकित्सा आसान हो गई। पित्त एक ही दोष है जिसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन पित्त अगर कफ के स्थान में गया तो वो पित्त तो वृद्ध है और स्थान किसका है तो कफ का है। सो उस वक्त हमारी चिकित्सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमें और कुछ सिद्धांतों के बारे में सिद्धांतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सो अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी मतलब ये अवस्था चेंज हो गई। देखिए, सामान्य दोषों की चिकित्सा और अब अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा, इसमें सिद्धांत अवस्था परिवर्तित होने के कारण उसके सिद्धांत भी बदल गए हैं। सो ऐसी अवस्था में चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अगले सूत्र में इसके बारे में चर्चा की गई है। अन्य स्थान स्थित दोष चिकित्सा। अन्य स्थान स्थित, अन्य मतलब दूसरा कई दोष है, उसके स्थान में स्थित मतलब स्थित हुआ, रहने वाला, वह उधर जाकर के व्याधि उत्पन्न करने की क्षमता वाला दोष वहां गया है और वहां स्थित हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तो चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। सो अन्य स्थान स्थित दोष चिकित्सा। तत्र अन्य स्थान संस्थेषु तदीयाम अबलेषु तु कुर्यात् चिकित्साम। तत्र, तत्र मतलब इस अवस्था में, कौन सी अवस्था है, एक दोष प्रकुपित होकर के अन्य दोष के स्थान पर गया है अगर स्थिति है तो इस अवस्था में तत्र अन्य स्थान संस्थेषु अबलेषु दोषेषु। ओके, सो अन्य स्थान संस्थित, अन्य किसी दोष के स्थान में स्थित दोष, उसका उसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है, अबलेषु तु, लेकिन वो अबल है। किसकी तुलना में अबल है, जिस दोष के स्थान में वो गया है उस दोष के बल की तुलना में अबल है। क्योंकि बलवान होना और अबल होना ये एब्सोल्यूट एंटिटी है ही नहीं, ये तो तुलनात्मक कंपैरेटिव एंटिटी है। सो जब हम बोलेंगे कि ये अबल है या बलवान है तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसकी तुलना में बलवान है और किसकी तुलना में अबल है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सो ये जो अवस्था है वो इस अवस्था में क्या कह रहे हैं, तत्र अन्य स्थान संस्थेषु अबलेषु दोषेषु। अगर ऐसी स्थिति है, अन्य स्थानगत दोष अगर स्थानीय दोष की तुलना में अबल है, अगर ऐसी स्थिति है तो तदीयाम, तदीयाम मतलब स्थानीय दोष संबद्ध, मतलब स्थानीय दोष मतलब जिस स्थान में दोष गया है उस स्थान में जो दोष रहता है उसी की चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। सो आई थिंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, हाँ, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा ओके ओके, हाँ। सो अगर ऐसी स्थिति है तो स्थानीय दोष की चिकित्सा करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बार हम कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता शेर। सो जब हम अपनी गली में होम पिच पर जब हमारा रहता है तो हमारा बल बढ़ जाता है, दूसरी की तुलना में हम ज्यादा बलवान हो जाते हैं, तो हमारा जो कार्य है वो ठीक तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर बाहर से आने वाला अबल है, ऐसी स्थिति है, तो जो स्थानीय दोष है उसकी चिकित्सा करें। मतलब अन्य स्थानगत दोष वो कैसा है, अबल है। स्थानीय दोष क्या है, उसकी तुलना में बलवान है। अगर ऐसी स्थिति है तो स्थानीय दोष उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। लेट्स टेक एग्जांपल, प्रवाहिका नाम का व्याधि है। प्रवाहिका व्याधि में क्या होता है, कफ वृद्ध होता है। वो कहाँ जाता है, वो पक्वाशय में जाता है और पक्वाशय में जाकर के प्रवाहिका नाम का व्याधि उत्पन्न कर देता है। मतलब कफ वृद्ध होना, मतलब प्रकोपित हुआ दोष कौन सा है, तो कफ है। वो कहाँ जाता है, पक्वाशय में, जो स्थान किसका है, वात का है, तो अन्य स्थानगत दोष हो गया। सो वहां चिकित्सा किसकी गई है, वो वात की तुलना में कफ अल्प बल है। वहां पक्वाशय में जाने के बाद भी वात कफ की तुलना में अधिक मात्रा में है, बलवान है, इसलिए वहां चिकित्सा जो है वो कफग्न चिकित्सा का कफग्न चिकित्सा का वर्णन चिकित्सा स्थान में नहीं किया गया है, बल्कि वहां
वात की चिकित्सा करने के लिए आपको आदेश दिया गया है। जैसे कि पक्वाशय सतैलेतु बिंबिशी, बिंबिशी का मतलब है प्रवाहिका, पक्वाशय सतैले, सतैले मतलब तैल वहां डालने के कारण, मतलब अनुवासन बस्ती जब हम देते हैं तो प्रवाहिका शांत हो जाती है। सो अनुवासन बस्ती ये कफ की चिकित्सा नहीं है, अनुवासन बस्ती ही वात की चिकित्सा है। सो वृद्ध हुआ कफ जब पक्वाशय मतलब अन्य दोष के स्थान में जाता है और वो स्थानीय दोष की तुलना में अबल होता है, तो स्थानीय दोष संबंधी जो चिकित्सा है वो करने की आवश्यकता है। सो प्रवाहिका इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये हमें अत्यंत इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस सिद्धांतों को हम यहाँ देखते हैं, ये सिद्धांत हर एक व्याधि में अप्लाई करके ही उस व्याधि की चिकित्सा सूत्रों का निर्माण किया गया है। सो हमें ये आदत डालने की आवश्यकता होती है कि ये जो सामान्य सिद्धांत है वो किस व्याधि में हमें दिखाई देते हैं। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अगर एक आध ऐसी, मतलब यू विल नॉट गेट ऑलवेज बुक पिक्चर, मतलब जब आपके सामने पेशेंट आएगा तो हर वक्त वो बुक पिक्चर रहेगा, ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। अगर आप सिद्धांत ठीक तरह से समझ गए हैं तो अगर ग्रंथों में वर्णित अवस्था में भी अगर वो रुग्ण नहीं है तो अन्य अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना और उस अवस्था के अनुरूप उस चिकित्सा का तत्व निश्चित करना, ये हम कर सकते हैं। अगर हमने सिद्धांत समझने में ही हम चूके तो सिर्फ क्या करेंगे, जितना कुछ हमारे आगे है वो हम करेंगे और उस अवस्था में अगर रुग्ण नहीं है तो आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में हम पूर्णतः ब्लैंक हो जाएंगे। इसके कारण मतलब ऐसा ना हो, इसलिए हमें सिद्धांतों को ठीक तरह से समझ लेना और वो सिद्धांत चिकित्सा स्थान में कहाँ कहाँ अप्लाई किए गए हैं उसके बारे में सोचना, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सोच हमारे मन में जब बैठ जाती है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रीट पेशेंट्स। ओके, वो एक बार हमारी आदत हो गई तो हर वक्त हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बैक ऑफ द माइंड ये विचार आपके मन में चलते ही रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो तत्र अन्य स्थान संस्थेषु तदीयाम अबलेषु तु कुर्यात् चिकित्साम। सो अन्य स्थान का दोष अबल है, स्थानीय दोष बलवान है, तो स्थानीय दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। वृद्ध कफ पक्वाशय में जाकर के जब प्रवाहिका उत्पन्न करता है तो वात की अनुवासन चिकित्सा की जाती है, ना कि कफग्न चिकित्सा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक तो आपने यहाँ क्या बताया, अन्य स्थानगत दोष है वो अबल है, लेकिन ऑलवेज ऐसी ही स्थिति होगी ऐसा नहीं है। अन्य स्थानगत जो दोष है वो स्थानीय दोष की तुलना में बलवान है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। सो अगर ऐसी स्थिति है तो उस अवस्था में क्या करने की आवश्यकता है? सो कुर्यात् चिकित्साम स्वाम एव बलेन अन्याभिभाविषु। स्वाम एव स्वयं की चिकित्सा करनी चाहिए। स्वयं मतलब कौन? जो अन्य स्थानगत अन्य स्थान में गया है उस दोष की। और कौन सी अवस्था में? बलेन, बल के कारण, अन्य अभिभाविषु, अन्य मतलब जो स्थानीय दोष है उसका अभिभव करने की क्षमता अगर जो बाहर से आने वाला दोष है उसमें अगर है तो चिकित्सा किसकी करनी चाहिए? चिकित्सा स्वाम एव, जो अन्य स्थानगत है, अन्य स्थान स्थित दोष है उसकी ही चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब यहाँ कौन सी अवस्था हो गई? अन्य स्थानगत दोष जो है वो बलवान है। किसकी तुलना में बलवान है? स्थानीय दोष की तुलना में बलवान है। मतलब स्थानीय दोष जो है वो अबल है और अन्य स्थान से आया हुआ दोष जो है वो बलवान है। अगर ऐसी स्थिति है तो अन्य स्थानगत दोष चिकित्सा, मतलब अन्य स्थान से जो दोष आया है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त या अधोग रक्तपित्त वो कफ के स्थान से या वात के स्थान से प्रवृत्त होता है, लेकिन उसकी सारी चिकित्सा आप देख लेंगे तो पहले किसकी चिकित्सा की है? तो हर वक्त पित्त की ही चिकित्सा की है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कास। कास में प्रधान दोष कौन सा है? वात है। अधप प्रतिहत वायु होता है और उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? उरस्थान में होती है। तो उरस्थान किसका स्थान है? मतलब स्थान संश्रय कहाँ होता है? उरस्थान में होता है। तो उर किस दोष का स्थान है? कफ का स्थान है। सो प्रवृद्ध हुआ वात कफ के स्थान में जाकर के व्याधि उत्पन्न करता है। फिर भी आप पूरी के पूरी कास की चिकित्सा देखेंगे तो वहां वायु का अनुलोमन करना, यही चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत दिखाई देता है। सो चिकित्सा किसकी की गई है?
तो अन्य स्थानगत तो जो दोष है वो अन्य जाने वाला जो दोष है, मतलब वायु की ही चिकित्सा की गई है। सेम इज एप्लीकेबल टू हृदरोग। किसी भी प्रकार के हृदरोग की आप चिकित्सा देखेंगे तो हर एक दोष के मतलब दोष जो हृदरोग में चिकित्सा का सिद्धांत वायु का अनुलोमन करना। मतलब हृदरोग में भी प्रधान दोष कौन सा है? वात है, और वो हृदय के स्थान पर रोग उत्पन्न कर देता है। तो अगेन दैट इज द कफ स्थान। सो कफ स्थान में गया वात बलवान होने के कारण कफज हृदरोग, वातज हृदरोग या पित्तज हृदरोग में भी पहले चिकित्सा किसकी की जाती है? तो वायु की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि यहाँ वायु स्थानीय दोष की तुलना में बलवान होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से आया हुआ दोष अगर अबल है तो स्थानीय दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, और बाहर से आया हुआ दोष अगर बलवान है तो जो बाहर से आया हुआ दोष है उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। तो और एक संभावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। मतलब ऐसा भी कभी मतलब आगंतु दोष जो है आइदर अबल हो सकता है, बलवान हो सकता है, लेकिन तीसरी भी एक अवस्था हो सकती है कि दोनों तुल्य बल हो। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि दोनों तुल्य बल हो। तो उस अवस्था में क्या करने की आवश्यकता है? उस अवस्था में क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में दिग्दर्शन इस सूत्र में दिया गया है। आगंतुम शमयेत दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य वा। आगंतुम शमयेत दोषम, आगंतु दोष उसकी क्या करना, उसका क्या करना चाहिए? शमन करना है। आगंतुम शमयेत दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य। स्थानिनम प्रतिकृत्य मतलब स्थानीय दोष का प्रतिकार करने के बाद, प्रतिकृत्य मतलब एक बात करने के बाद अगर दूसरी बात करनी है, मतलब कंटिन्यूड प्रोसेसेस है। अगर ऐसा हमें दिग्दर्शित करना है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थानीनम प्रतिकृत्य आगंतुम दोषम शमये। स्थानीय दोष का प्रतिकार करने के बाद आगंतु दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। और दूसरा वा का मतलब टीकाकारों ने अन्य भी किया है, या उससे परिवर्तित भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले हम पहली जो अवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगंतुम शमयेत दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य। स्थानिनम प्रतिकृत्य आगंतुम शमयेत। स्थानीय दोष की चिकित्सा करने के बाद आगंतु दोष की चिकित्सा कीजिए। ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन सेम प्रिंसिपल, जो बलवान है उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। दोनों तुल्य बल है, फिर भी वो स्थानीय होने के कारण, होम पिच के कारण उसका बल उसकी तुलना में अल्प मात्रा में तो ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा कीजिए, उसके बाद आगंतु दोष की चिकित्सा कीजिए। स्थानीय दोष अन्य स्थानगत दोष तुल्य बल, अगर ऐसी स्थिति है तो पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय दोष की चिकित्सा पश्चात आगंतु दोष की चिकित्सा। और कुछ टीकाकारों का कहना है कि इसका परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। आगंतु दोष की चिकित्सा उसके बाद स्थानीय दोष की चिकित्सा। जैसे मैंने अभी बताया कि वायु तो निसर्गतः बलवान है, स्वभावतः बलवान है। अगर ऐसी स्थिति है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि वात की चिकित्सा पहले करे, उसके बाद अन्य दोष की चिकित्सा करे। ओके, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें आप मतलब सामान्य सूत्र तो ये हो गया कि पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा करनी चाहिए और उसके बाद आगंतु दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, लेकिन अन्य अन्य मुद्दों को ध्यान में रख करके आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और पहले आगंतु दोष की चिकित्सा और बाद में स्थानीय दोष की चिकित्सा ये भी कर सकते हैं। मतलब इनमें से किस सिद्धांत का मतलब एप्लीकेशन करना है ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको 2 सिद्धांत बताए गए हैं और यू हैव टू टेक द डिसीजन कि मुझे सिद्धांत नंबर 1 के अनुरूप व्यवहार करना है या सिद्धांत नंबर 2 के अनुरूप व्यवहार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा हम उदाहरण दे सकते हैं? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अम्ल पित्त। अम्ल पित्त की चिकित्सा, अम्ल पित्त में क्या होता है? वृद्ध पित्त है, वो जाता कहाँ है? आमाशय में। जो प्रधान स्थान किसका है? कफ का है। अन्य मतलब पित्त कफ स्थानगत गया है। ऐसी स्थिति अम्ल पित्त में उत्पन्न होती है और कफ और पित्त बलवान है, इसलिए उसमें चिकित्सा क्या है? पहले वमन, उसके बाद विरेचन। तो पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा की, वमन किया, उसके बाद अन्य मतलब जो आगंतु दोष है उसकी चिकित्सा विरेचन, इसका वर्णन किया गया है। इट्स एग्जाम्पल कि स्थानीय दोष दोनों तुल्य बल होने के कारण पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा और उसके बाद आगंतु दोष की चिकित्सा, इस सिद्धांत का पालन अम्लपित्त की चिकित्सा में हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है, पहले आगंतु दोष की चिकित्सा और बाद में स्थानीय दोष की चिकित्सा,
क्या ऐसा कोई कहीं मिलता है? सो आमाशयस्थ कफज गुल्म, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आमाशयस्थ कफज। कफज गुल्म की उत्पत्ति हुई है और वो आमाशय के स्थान में हुई है। तो अगर पहला सिद्धांत हमने अप्लाई कर दिया तो पहले कफ की चिकित्सा होने की आवश्यकता है और उसके बाद वात की चिकित्सा होने की आवश्यकता है। लेकिन इस व्याधि की चिकित्सा आप ग्रंथों में देखेंगे तो पहले वायु की चिकित्सा की गई है, पहले बहुत सारे स्नेहों का प्रयोग किया गया है और वो स्नेहों का प्रयोग करने के बाद भिन्न भिन्न क्षारों का प्रयोग किया गया है। मतलब पहले वायु की चिकित्सा की है और उसके बाद लेखन करने वाले क्षार मतलब वो कफग्न चिकित्सा की है। तो दूसरा सिद्धांत जो है वो आमाशयस्थ कफज गुल्म की चिकित्सा में हमें दिखाई देता है। सो इट्स वेरी सिंपल बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कैसे होता है। ये अगर हम ठीक तरह से समझ लेते हैं तो चिकित्सा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो अगेन, अगर आगंतु दोष और स्थानीय दोष तुल्य बल है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा करनी चाहिए और उसके बाद आगंतु दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब उसके बाद वो तिर्यकगत मतलब क्या हो गया? शाखागत दोष। सो अवस्था बदल गई, तिर्यकगत दोष है मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में तो यहाँ चर्चा की गई। लेकिन उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो बताना आवश्यक है, इसका वर्णन इस सूत्र में किया गया है। प्रायः तिर्यकगता दोषाः क्लेशयन्ति आतुरांश्चिरं कुर्यात् न तेषु त्वरया देहाग्निबलविक्रियाम्। प्रायः, प्रायः नॉट ऑलवेज, हमेशा के लिए ऐसा ही होता है ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अधिकतर बार, ज्यादातर बार ऐसा होता है। क्या होता है वो आगे लिखा गया, लेकिन ये ऐसा ही होता है ऐसा ये सिद्धांत नहीं कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि प्रायः ये ऐसा होता है। तो प्रायः तिर्यकगता दोषा, हाँ प्रायः तिर्यकगत दो दोष है। तिर्यक मतलब ऊर्ध्व प्रवृत्त में दोषों की गतियों का वर्णन किया गया है, ऊर्ध्व प्रवृत्त, अधो प्रवृत्त और तिर्यक प्रवृत्त। सो तिर्यक प्रवृत्त से जो तिर्यकगत दोष हुए हैं, प्रायः शाखा में जाकर के स्थित हुए दोष जब हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो प्रायः तिर्यकगता दोषाः वो क्या करते हैं? क्लेशयन्ति आतुरांश चिरम, आतुरांश चिरम क्लेशयन्ति, आतुर को चिर मतलब दीर्घ काल तक क्लेश देते हैं। मतलब आज तिर्यकगत दोष हो गया और व्याधि उत्पन्न हो गया तो एक दिन वो ठीक होने वाला नहीं है, उसके लिए बहुत समय लगने वाला है। सो प्रायः तिर्यकगतान दोषान क्लेशयन्ति आतुरांश चिरम। तो उस वक्त क्या करना है? कुर्यात न तेषु, क्या करना है? ये एक महत्वपूर्ण आचार्यों की शैली है कि वो क्या करना है वो बाद में बताते हैं, वो पहले क्या नहीं करना है। मतलब हमसे रुग्ण ठीक नहीं हुआ तो चल सकता है, लेकिन हमसे से कम भूल तो नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो जिस स्थिति में है उससे अधोस्थिति से, मतलब वो जो व्याधि मतलब व्याधि कम होने के बजाय व्याधि बढ़ जाए ऐसी स्थिति में ना हो, ना जाए, इसके लिए कम से कम प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा गया है कि पहले क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। प्रायः तिर्यकगता दोषान क्लेशयन्ति आतुरांश चिरम कुर्यात न तेषु त्वरया क्रियाम। सो इस अवस्था में उनको जल्दबाजी में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। किसने नहीं करनी चाहिए? देहाग्नि बलवित, देह अग्नि बलवित, वित मतलब ज्ञान, जिसको देह अग्नि और बल का अच्छी तरह से ज्ञान है। ये विशेषण किसका है? ये विशेषण वैद्य का है। मतलब वैद्य जो देह अग्नि और बल का सम्यक ज्ञान रखता है, अगर वो सम्यक ज्ञान रखने वाला वैद्य है तो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तिर्यकगत दोष जो है वो दीर्घकाल तक रुग्ण को क्लेश देते हैं, अतः उनकी चिकित्सा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्रिया मतलब है चिकित्सा, कुर्यात् न तेषु त्वरया क्रियाम। ओके, सो उनको जल्दबाजी में उनकी चिकित्सा जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। ये एक अर्थ उसका अरुण दत्त ने लिया है, उसका वो हो गया। और जब हेमाद्री ने इसका थोड़ा सा और ये महत्वपूर्ण बात है, जब ऐसे विशेषणों का प्रयोग
वैद्य के लिए किया जाता है। तो ये अगेन आचार्य मतलब ग्रंथकारों की शैली है कि जिन मुद्दों की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है उसी शब्दों का प्रयोग वो वैद्य के लिए करते हैं। सो यहाँ देह की ओर, अग्नि की ओर और बल की ओर, या देह बल या अग्नि बल, ऐसा भी अर्थ उसका हो सकता है। तो इनकी ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ये इस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो, इसीलिए ऐसे विशेषण का प्रयोग वैद्य के लिए किया गया है। सो हिमाद्री ने इसी मुद्दे को उठाया है। सो वो क्या कहता है, उसकी सत्वर चिकित्सा नहीं कर जाए, कुर्यात न तेषु त्वरयाम, त्वरा जल्दबाजी में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो कैसी करनी चाहिए, देहाग्नि बलवित, देह का, अग्नि का और बल का प्राकृत ज्ञान प्राप्त कर करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त में, वो देह का बल कितना है, अग्नि का बल कितना है, शरीर बल कितना है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके शनै ही मतलब धीरे धीरे उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो तिर्यकगत हुए हैं, शाखागत हुए हैं, हमारे ही घर में आकर के, जिनके ऊपर हमारा जीवन जिनके कारण हमारा जीवन स्थित है, ऐसे दोषों में वो आकर के बैठ गए हैं। तो उनको जल्दबाजी में हम निकालेंगे तो उनको तो शायद हम निकालने में समर्थ हो जाएंगे कि, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उन धातुओं को भी कुछ ना कुछ आपत्ति हानि पहुंचेगी। इसलिए जल्दबाजी में उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उनकी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। यह बात उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कही गई है। तो अगर ऐसे दोष है तो उनका क्या करना चाहिए, शमयतान प्रयोगेण सुखम वा कोष्ठमानयेत, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रबंधांश यथासन्नम विनिर्हरेत। तिर्यकगत दोष है तो क्या है, शमयतान प्रयोगेण, प्रयोग का मतलब है चिकित्सा। चिकित्सा से उनको क्या करना चाहिए, चिकित्सा से उनको उनका शमन करना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया शमयतान प्रयोगेण, वा दूसरा ऑप्शन क्या है, सुखम व कोष्ठमानयेत, सुखम कोष्ठमानयेत, सुखपूर्वक उनको कोष्ठ में लाने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश, आपको पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि वो कोष्ठ में आ गए हैं। अगर ऐसी स्थिति है, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथासन्नम विनिर्हरेत, यथा आसन्न, आसन्न मतलब वो नजदीक जो मार्ग है उस मार्ग से विनिर्हरेत, उनका निर्हरण करना चाहिए। सो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है शमन करना और दूसरा ऑप्शन शोधन करना। तो इन दोनों दो ऑप्शनों का मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, कब इसका अवलंब करना है, इट्स वेरी क्लियर। दोष जब अल्प मात्रा में है तो शमन की ओर जाना चाहिए। तो अगर दोष अल्प मात्रा में है फिर भी तिर्यक है, ऐसी अगर स्थिति है तो उनका शमन करना चाहिए। सो तिर्यकगत दोष है फिर भी वो अल्प मात्रा में है तो उनका शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो मालूम है कि शोधन कब करने की आवश्यकता है, दोष अगर बहु अवस्था में है, बहुदोषावस्था है तो ही हमें शोधन की ओर जाना है। सो अगर दोष बहुदोषावस्था में नहीं है, अत्यधिक मात्रा में नहीं है, अगर स्थिति ऐसी स्थिति है तो उनका शमन करना ही योग्य है। उनको शोधन करने के लिए प्रयास करना आवश्यक नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर वक्त हमें शोधन की ओर जाना है या शमन की ओर जाना है, इसका निर्णय हम दोषों का मान निश्चित करके ही हमें लेना चाहिए। बहुत बार हम इसका विचार नहीं करते हैं और शोधन की ओर चले जाते हैं। दैट इज नॉट एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग चिकित्सा। अगर आप चिकित्सा में अपग्रेड होने की अपेक्षा रखते हैं तो हर वक्त आपको दोषों का बल, उसका जजमेंट लेना आवश्यक है और शमन की ओर जाना है या शोधन की ओर जाना है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शमयतान प्रयोगेण। और अगर ऐसी स्थिति नहीं, दो बहुदोष अवस्था में है तो क्या करना है, सुखम व कोष्ठ माने, उनको कोष्ठ की ओर उनकी प्रवृत्ति, वो तिर्यकगत हुए है, मतलब वो कहा है शाखास्ति मर्माणी, वहां वो स्थित है। तो वहां से तो उनको निर्हरित करना, बाहर निकालना, ये तो संभव नहीं है। तो अगर उनको शरीर से बाहर निकालना है तो उनको कोष्ठ में लाना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उनको कोष्ठ में लाना, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन वो भी कैसे हो, सुखपूर्वक उनको शाखा से कोष्ठ की ओर लाना। मतलब सुखपूर्वक शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, लेकिन क्योंकि आप अगर उनको घसीट के कोष्ठ में लाने का प्रयास करेंगे तो वो एक तो पूरी मात्रा में वो कोष्ठ में नहीं आएंगे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, वो
वहां जिन दोषों में स्थित है उन दोषों को भी कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएंगे, सॉरी, धातुओं को भी कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएंगे, जो हमारे लिए पूर्णतः निषिद्ध है। इसीलिए धातुओं को हानि ना पहुंचाते हुए दोषों को वहां से निकाल करके कोष्ठ में लाना, इस प्रक्रिया के लिए सुख शब्द का प्रयोग किया गया है। सो सुख मतलब रुग्ण को सुख, ऐसा हमें अपेक्षित नहीं है। तो धातुओं को हानि ना पहुंचाना, इसके लिए सुख शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन दूसरी भी बात है, हर वक्त रुग्ण को क्लेश देने की आवश्यकता नहीं। इट इज आवर ड्यूटी हाउ टू मॉडिफाई आवर चिकित्सा, और वो रुग्ण को भी ठीक तरह से लगे, उसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, सो दैट इज अनदर पॉइंट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल। तो शमयतान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठमान है, वो कोष्ठ में आ गए, मतलब अगर ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश, अब आपको ज्ञात हो गया है कि वो कोष्ठ में आ गए हैं। तो वो शाखा स्थित है या कोष्ठ स्थित है, इसका ज्ञान तो कैसे प्राप्त करेंगे? डेफिनेटली लक्षण ही हमारे लिए ज्ञान, दोषों के स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। सो लक्षण कहाँ के दिखाई देते हैं, इसके अनुरूप हम निर्णय करेंगे। लक्षण अगर हम शाखा स्थित दिखाई देते हैं तो दोष शाखा में है। लक्षण अगर हमारे कोष्ठ से संबद्ध दिखाई देते हैं तो दोष कोष्ठ में है। सो जब वो दोष कोष्ठ में प्राप्त होंगे, उसके बाद क्या करना है? उनका शोधन करना है। और उनका शोधन कैसे करना है? यथासन्नम, मतलब कफ है और वो पक्वाशय में स्थित है तो उसके लिए वमन करने की आवश्यकता नहीं है। पित्त है और वो पक्वाशय में स्थित है तो वहां विरेचन करने की आवश्यकता नहीं है। वह यथा आसन, मतलब विरेचन, ये मतलब सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहां हो सकती है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गुदमार्ग से उनका निर्हरण करना, मतलब बस्ती उसकी प्रधान चिकित्सा हो सकती है। सो कफग्न बस्ती, पित्तग्न बस्ती, ऐसे बस्तियों का चयन करके उनको वहां से निकालने की आवश्यकता होती है। सो आसन्न मार्ग से उनको बाहर निकालना, कफ है इसलिए हमेशा के लिए उसको ऊर्ध्व मार्ग से ही बाहर निकालना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। कफ अगर पक्वाशय में स्थित है तो वो गुद मार्ग से भी बाहर निकाला जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यथा आसन्न मार्ग, आसन्न मतलब नजदीक, नियरेस्ट पॉसिबल जो मार्ग है, वहां से उसको बाहर निकालना ये अत्यंत आवश्यक है। सो हियर मुझे लगता है कि यहाँ जो सब टॉपिक है वह बदल जाता है। सो इट इज बेटर टू स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट संडे। ओके, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अगर किसी को प्रश्न है तो वो सर को अभी पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। सर मेरा मेरा डाउट था कि जैसे आपने प्रवाहिका में बोला था कि अगर है ना अगर कफ है ना पकवाशय में जाता है तो हमें है ना वात की चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि वो बल प्रधान है। तो सर फिर है ना कफ का क्या होगा, हमें कफ की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्या? एक तो वो अगर अल्प बल है तो वात की चिकित्सा करने के बाद उसका शमन हो जाएगा। मतलब ऐसे द्रव्यों का और उपक्रमों का चयन करना चाहिए जो वात के लिए प्रधान कार्यकारी हो और कफ के लिए गौणतः कार्यकारी हो। और जैसे आगे बताया गया है कि पहले वो स्थानीय दोष की चिकित्सा कर दी, उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो आप आगंत दोष है उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो प्रवाहिका में आप अगर देखेंगे कि अनुवासन के लिए जो जिन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, वो प्रायः जो प्रयोग है वो प्रायः जो द्रव्य है वो कफवातज्ञ है। तो ऐसे द्रव्यों का आप चयन कर सकते हैं। धन्यवाद सर। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ हाँ सर, धन्यवाद सर। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर हमको ये कैसे समझ में आएगा कि आगंतुज और स्थानीय दोष में से कौन सा वाला दोष बलवान है? अरे जिसके दोषों का मान जानने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है? लक्षण ही साधन है हमारा। लक्षण। हाँ। हाँ। सो अगर लक्षण ऐसी स्थिति है कि दोष में वात के लक्षण ज्यादा है तो वात बलवान है, कफ के लक्षण अधिक है तो कफ बलवान है। सो लक्षण ही हमारे पास एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके कारण हम उनके बल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओके सर, थँक यू. नमस्कार सर. हा. सर माझा प्रश्न कोष्ठशाखागती विषयी आहे हा. की त्याच्यामध्ये अभिसंधन जो शब्द आलाय त्याचं म्हणजे दोषांचं द्रवीभवन. हा. तर अभिसंधी आहार जेव्हा आपण पेशंट घेतात असं सांगतो तर तेव्हा स्रोतसांचा मुखावरोध होतो असंही सांगतो. हो तर मग दोषांचं द्रवीभवन अभिसंधी आहाराने होतं का? हो, द्रवीभवन म्हणजे त्यांना पातळ करणं. हा. दोष पातळ झाले की त्यांच्याकडे वाहण्याची क्षमता प्राप्त होईल. जेव्हा ते शाखेमध्ये जातील, हा उपक्रम कुठे सांगितलेला आहे? शाखेतनं दोष कोष्ठामध्ये आणण्यासाठी सांगितलेला आहे. बरोबर? बरोबर. हा. येस. मग जर त्यांना ते द्रवीभूत नसतील तर ते पाझरत खाली येणार कसे? कोष्ठाला शब्द काय वापरलेला आहे? महानिम्न. महानिम्न म्हणजे मोठा खड्डा. दोषांची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे की त्या खड्ड्यामध्ये येऊन पडणं. आता खड्ड्यामध्ये येऊन पडण्यामध्ये अडचण काय आहे? ते द्रवीभूत नाहीयेत, त्यांच्यामध्ये सरगुण नाहीये, सबब ते शाखेमध्ये चिकटून बसलेले आहेत. जर त्यांना आपण द्रवीभूतत्व प्राप्त करून दिलं तर निसर्गतः इकडे येतील. आपण या उपक्रम प्रत्येक वेळी सर्व उपक्रमांची चिकित्सा केली पाहिजे अशी गरज नाहीये. जर त्या रुग्णाच्या अवस्थेमध्ये रुग्ण बघितल्यानंतर आपल्याला असं वाटलं म्हणजे निर्णय झाला, वाटलं म्हणजे फिलिंग नाहीये, लक्षणांवरून आपण या निर्णयापर्यंत पोहोचलो की दोष द्रवीभूत नाहीयेत, हाच दोषांना कोष्ठामध्ये येण्यामधला अडसर आहे, तर आपण अभिसंध ही गोष्ट वापरू. जर आपला निर्णय असा झाला की स्रोतसांची मुख अवरुद्ध आहेत, हाच दोष कोष्ठामध्ये येण्यातला अडथळा आहे, तर बाकी आपण श्रोतोमुख विशोधनाचा मार्ग अवलंबू. एका वेळी दोन्ही गोष्टी असू शकतात का? दोन्ही गोष्टी असतील तर दोन्ही गोष्टींसाठी चिकित्सा करणं ही गोष्ट करायला लागेल. ओके सर, थँक्यू. हा बोला. हॅलो सर, मग आपण स्नेहपानच्या अगोदर म्हणजे विरेचन करण्याच्या अगोदर एक दिवस आपण गॅप देतो, त्याच्यामध्ये आपण अभिसंध आहार घ्यायला रुग्णाला सांगू शकतो का? नाही, अभिसंध हा प्रायः जो आहे तो कफाशी संबद्ध गोष्टींमध्ये केला जातो. विरेचनापूर्वी जो आहार दिला जातो तो अभिसंध उत्पन्न, द्रवत्व ही गोष्ट उत्पन्न करेल पण कफ उत्पन्न, रादर तो कफ उत्पन्न करणार नाही असा आहार असतो. द्रवगुणाशी संबद्ध लेकिन कफ उत्पन्न न करणारा असा आहार. सो अभिसंध उत्पन्न करणारा म्हणजे केवळ द्रवत्व उत्पन्न करणारा असा आहार देऊ शकतो का? तर 100. म्हणजे त्या कालामध्ये कुठला आहार द्यायला सांगितलं? द्रव, स्निग्ध आणि उष्ण अशा प्रकारचा आहार द्यायला सांगितलेला आहे. सो द्रव एक्झॅक्टली आपल्याला जे पाहिजे तीच गोष्ट आली. आलं लक्षात? थँक्यू सो मच. हेलो सर. हेलो हेलो हेलो. हाँ एक मिनट सर. हाँ बोलिए सर, अगर हिंदी में पूरा क्वेश्चन आंसर हो तो हमें भी थोड़ा ध्यान में आए सर प्लीज. हाँ हिंदी में ही बात चल रही है ना हमारी. नहीं, वो मराठी में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2 आंसर. उन्होंने मराठी में पूछा था. हाँ, इसे. अरे भाई हिंदी में हाँ. बोलिए. आप अगर हिंदी में दीजिए तो हमें भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा. और सर ये अगर वापस सुनना है तो हमें मिल सकता है? हाँ उसी आपको चैट बॉक्स में शायद यूट्यूब चैनल का ये डाला है कि नहीं? यस सर, डाला है. हाँ तो आपको ये फिर से सुनना है तो यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ आप विजिट करके देख सकते हैं. वो 1-2 दिन में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा. अपलोड हो जाएगा. थैंक यू सर. सर नमस्कार. हाँ बोला. कैन आई स्पीक सर? हेलो बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू फॉर अ वंडरफुल लेक्चर सर. एक क्वेश्चन पूछना था सर. अभी जो चिकनगुनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें एक रेसिडुअल पेन जो सिर्फ लघु संधि में है, वो बिल्कुल लाइक मिनिमम पेन सिर्फ लघु संधि में वो रह जाता है, तो उसकी चिकित्सा में कैसा विचार करेंगे सर? अरे आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये जो सिद्धांत है उसी के अंदर वो शेष दोष है, और शाखा में जाकर के शेष दोष रहे उसी के कारण ये मैं पूरे आप लक्षण देखेंगे तो वातज्वर के दिखाई देते हैं,
और वो शाखा स्थित शेष दोष ज्वर वातज ज्वर के हैं, उनकी चिकित्सा वातज ज्वर के अनुरूप आप करेंगे तो वो रुग्ण ठीक हो जाते हैं। ओके सर, थँक यू सो मच. सर नमस्कार. माझा या संदर्भातच होता की चिकनगुनियामध्ये संधिशूल हे जे लक्षण आहे याच्यामध्ये मग आपण सार्वजनिक रक्तमोक्षण करावे की नाही? उसका निर्णय आपको दोषों का आधिक्य है, मतलब बहुदोषावस्था है या नहीं, इसके आधार पर करने की आवश्यकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि प्रायः ये जो रुग्ण मिलते हैं वो वातज ज्वर के होते हैं। सो वातज ज्वर में रक्तमोक्षण सर्वथा निषिद्ध है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सोच समझ करके हमें रक्तमोक्षण की ओर जाने की आवश्यकता है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रक्तमोक्षण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रायः वो रुग्ण वातज ज्वर के होते हैं। सो वातज ज्वर शेष दोष, और वो कहाँ है, वो शाखा में है, तो अल्प मात्रा में है, तो इट इज बेटर कि आप अगर वातज ज्वर की चिकित्सा कंटिन्यू करेंगे तो वो आसानी से उनका शमन हो जाता है। सर तो क्या इस केस में पिंड स्वेद एडवाइजेबल रहेगा? एडवाइजेबल रहेगा, लेकिन वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्या है कि अगर सिर्फ आप वातज ज्वर की चिकित्सा दे देते हैं तो 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाते हैं। वो अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो ही आप पिंड स्वेद की ओर जा सकते हैं। पिंड स्वेद करना ये लॉजिकल ट्रीटमेंट है। रक्तमोक्षण के बजाय आप अगर पिंड स्वेद की ओर जाते हैं तो इट वुड बी लॉजिकल कि हमारा पहला निदान क्या है, वातज ज्वर है, उसके बाद शेष दोष है, वो कहाँ है, शाखा में है, और वो वात के ही लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो पिंड स्वेद की ओर जाना ये बहुत वेरी लॉजिकल है, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। सर याच्यामध्ये मग रक्तदोष विचार नहीं येणार का? डेफिनेटली रक्त की ओर ही जाना है। वातज ज्वर है लेकिन वो दोष कहाँ स्थित है, वो रक्त में स्थित है। तो वातज ज्वर और वाताधिक वात रक्त, ये दो जो अवस्थाएं है, उन दो अवस्थाओं में जो कुछ सिद्धांत और चिकित्सा वर्णन की गई है उन्हीं का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे लाभ होता है। कारण काही पेशंट मध्ये साधं वेदन कर्मणाने त्यांचं शूल आणि हे कमी झालेलं पाहिलं, म्हणून मग नहीं हो सकता है ना, लेकिन मैंने जैसे क्या है, देखिए अगर वातज ज्वर हमारा प्रधान निदान है तो रक्तमोक्षण ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये संतर्पण की ओर जाती है। सो पिंड स्वेद करना ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई। अगर उससे लाभ नहीं होता है या अल्प मात्रा में लाभ होता है तो आप रक्त की ओर ध्यान देकर के रक्तमोक्षण का विचार कर सकती है। उसके मतलब वो करना ही नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दैट वुड बी सेकेंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस जो है वो पिंड स्वेद होना चाहिए अगर सामान्य वातज ज्वर की चिकित्सा से उपशय नहीं मिला तो। ठीक है सर, धन्यवाद. एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका सावळे, आपने हाथ ऊपर किया है. येस सर, नमस्कार सर. सर माझा प्रश्न असा होता की एखाद्या पेशंटला जर आपण स्नेहपानावरती ठेवलेले आहे आणि पेशंटला आपण 60 ते 90 ml ची मात्रा देत आहोत आणि तरी पेशंटला 3 ते 3.5 तासामध्ये जर क्षुधा प्रचिती होत आहे तर ती प्राकृत समजावी की विकृत? नो, आप उसके लिए जो स्नेहपान प्रारंभ किया है वो किसके लिए किया है? सर विरेचनासाठी. हमें मतलब शोधन के लिए किया है तो वो मध्यम मात्रा में, अगर वो गंभीर व्याधि मतलब मानस व्याधि वगैरह नहीं है तो मध्यम मात्रा में उसका स्नेहपान करने की आवश्यकता है। सो आप डे 1 रसीयसी मात्रा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसके अग्नि का आपको अंदाजा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो 12 घंटे तक वो उसको पचन करने के लिए प्रयास काल लगे। सो अगर आपको 3-3.5 घंटे में उसको भूख लगती है तो आपने जिस मात्रा का चयन किया है वो अल्प मात्रा है, आपको मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद सर. और कुछ? ठीक है, तो आज यहाँ के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट संडे हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद सर इस ज्ञानपूर्वक और अमूल्य लेक्चर के लिए। संहिता बोध के अगले लेक्चर के बारे में जानकारी आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में बताई जाएगी, जिसकी लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर की गई है। और अगर आपके पहले के लेक्चर कुछ सुनने रह गए हो तो यूट्यूब की भी लिंक शेयर की गई है। धन्यवाद। सर एक प्रश्न विचारता येईल का? हाँ बोला ना. पेशंट
यंग आहे आणि चेहऱ्यावर विशेष करून मांसधातूचे ज्याला आपण मस म्हणतो किंवा तसे जास्त उत्पन्न होत आहे. बाकी हेतू असे काही खूप विशेष सापडत नाही, पण सिटिंग जॉब आहे, पण पेशंट फिरतो, व्यायाम करतोय, तर याच्या मागे हेतूंचा काय काय विचार करावा किंवा कफ और मांस, इसके हेतु हमें ढूंढने की आवश्यकता है. सो कफ और मांस से संबद्ध अगर हेतु मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. कोई व्याधि आसमान से तो नहीं गिरेगा. ऐसा हो सकता है कि हेतु हम ढूंढने में असमर्थ रहे, लेकिन हेतु ही नहीं है ऐसा तो नहीं होगा. तो ये प्रायः रक्त, मांस और कफ, इनकी ओर ध्यान देकर के चिकित्सा करने की आवश्यकता है. म्हणजे त्याची उत्पत्ती खमल म्हणून मग मांसपाचन असा विचार करायचा का औषधी चिकित्सा करताना? डेफिनेटली कर सकते हैं ना, क्यों नहीं. चालेल, धन्यवाद सर. थैंक यू.